अभी हम लोग जो बिहार पुलिस 19,838 पद है, उसी में जो बिहार स्पेशल हम लोग जीके देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग प्राचीन बिहार का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। अभी हम लोग मौर्य वंश देखे, शुंग वंश देखे, कण्व वंश देखे, और हम लोग अब लोग देखते हैं गुप्त वंश। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इस टॉपिक को समझते हैं कि गुप्त वंश, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रस्थिति, कुमार गुप्त का बिलसंड स्तंभ अभिलेख, स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ अभिलेख के आधार पर इस वंश का पहला शासक श्री गुप्त को बनाया गया है। इसकी उपाधि महाराजा धीराज का था, जिसका उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच था। मतलब समुद्रगुप्त के प्राग प्रस्थिति, कुमार गुप्त के बिलसंड स्तंभ अभिलेख और स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख के आधार पर गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना गया है? श्री गुप्त को, जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके गद्दी पर बैठे थे। और इसी का उत्तराधिकारी कौन था? घटोत्कच। कौन था? घटोत्कच था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिसने क्या किया था? महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम, नॉट मौर्य। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्याभिषेक वर्ष 319 ईस्वी पूर्व से गुप्त संवत की शुरुआत की। किस संवत की? गुप्त संवत। संपूर्ण बिहार और कुछ उत्तर प्रदेश का भाग इसके राज्य में शामिल था। अब इसी गुप्त का एक और प्रतापी राजा है, इसका नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त की चर्चा करते हैं। अभिलेखों और सिक्कों पर इसे क्रमांक, अतितीरथ, व्याघ्र प्रक्रम, स्वराज, स्वच्छता आदि का उपाधि प्रदान किया गया है। मतलब अपने आप को इन्होंने अभिलेखों और सिक्कों पर कहलाया क्या? पराक्रमांक, अतितीरथ और व्याघ्र पराक्रम, बाघ जैसा, और सर्वराज्योचिता आदि की उपाधि प्रदान करवाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे भारत का नेपोलियन इतिहासकार स्मिथ ने कहा था। आप लोग पढ़े होंगे कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। तो इतिहासकार स्मिथ ने इसको दिया था। उत्तरापथ अभियान में 9 राजाओं का विजय किया था। समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को हराकर उत्तरापथ अभियान को जीता था। दक्षिणापथ अभियान में 12 राजाओं को विजित किया था। दक्षिणापथ में कितने राजा? 12 राजाओं। विजित क्षेत्रों पर समुद्रगुप्त ने केवल अधिराजत्व का दावा किया और उसकी नीति ग्रहणमोक्ष अनुग्रह थी। अशोक के इलाहाबाद स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रस्तुति उसके संधि विग्रह राज कवि हरिसेन ने लिखी थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं। उसके बाद इसमें एक नया नाम है रामगुप्त। इसकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है। रामगुप्त के बारे में क्या है? संदिग्ध है, मतलब कोई इसमें पता नहीं है। अब आइए चंद्रगुप्त। इसे देवराज, देवपुत्र, श्रीदेव, विक्रमादित्य आदि उपाधियों के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त को देवराज, देवगुप्त, देवश्री, विक्रमादित्य आदि नाम से जाना जाता है। इसने ध्रुव देवी से विवाह किया था। किससे? ध्रुव देवी।
दिल्ली की मेहरौली स्थित लौ स्तंभ चंद्रगुप्त शासक सिंधु के बहिर्लोक और पूरब में बंद शासकों पर विजय का वर्णन करता है। जो दिल्ली में महरौली स्थित लौह स्तंभ है ना, वो चंद्रगुप्त के बारे में ही बताता है, उसके विजय के गाथा का वर्णन करता है। चंद्र की पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की जाती है। चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय ही कहा जाता है। इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। चीन के यात्री फाहियान इसके समय में यात्रा पर आया था, 14 वर्ष बाहर भारत में रहा था, है ना। कौन? फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के। चलिए आगे कहता है कि ऐसा माना जाता है इसके दरबार में 9 रत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न? 9 रत्न, जिसमें कालिदास, धनवंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटापक, बारामहीर, रुचिक जैसे विद्वान शामिल थे। देखिए महान, जब उसको विद्वान मिला तो भी राजा भी क्या बन गया? महान बन गया। ठीक है, अगला अब आते हैं कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम की बात करते हैं। तकथा मदसौर अभिलेख वत्स भट्टी रचयिता प्रशस्ति से कुमारगुप्त के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। असगंध गुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के शासन काल में पुष्यमित्र का आगमन हुआ था। याद रखिएगा, कुमारगुप्त के शासन काल में ही पुष्यमित्रों पर आगमन हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने असगंध गुप्त को भेजा था। कुमारगुप्त ने असगंध गुप्त को भेजा था। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के काल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के ही काल में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या है? राजगीर किला इसी के काल में स्थित है, जिले में। ठीक है, अगला कहता है कुमारगुप्त ने महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी। महेंद्रादित्य, महेंद्रादित्य। चलिए असगंध गुप्त कहता है जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि असगंधों ने मलेमच्छों यानी हुनों के आगमन को विफल किया था। क्वेश्चन पूछा कि हुनों का आगमन को किसने विफल किया था? असगंध गुप्त ने। किसने? असगंध गुप्त ने। उसने सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित पुनः चालू करवाया था। किसने? असगंध गुप्त ने। कहौम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि सकादित की थी। माने कहौम अभिलेख है जिसमें असगंध गुप्त को सकादित कहा गया है। उसने चीन में अपना राजदूत भेजा था। किसने? असगंध गुप्त ने चीन में अपना राजदूत भेजा था। गुप्त काल का उत्तरार्ध चीनी यात्री सुंग युंग ने 515 से 520 ईस्वी में भारत की यात्रा की थी। हेनसांग 629 से 645 16 वर्ष तक भारत में रहा था। हेनसांग के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर कुल हुन को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, असगंध गुप्त के बाद पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुधगुप्त, नरसिंह गुप्त, बालेदिदात, बैंडगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय ने शासन किया। विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था, जिसने मगध पर शासन किया। किसने? जिसने मगध पर शासन किया। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया। चलिए गुप्त वंश के बाद बात कर लेते हैं। गुप्त वंश के बाद आया था पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल को 750 से 770 ईस्वी माना जाता है। बिहार के राज्य भी शामिल था।
गोपाल ने उदंतपुरी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय की स्थापना, जो बिहार शरीफ के नालंदा जिला में है, याद रखिएगा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। यह महाविहार अरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित है। नाम याद रखिएगा। आइए, गोपाल वंश के पास आया था धर्मपाल, इसके सबसे बड़ा। इसी वंश के त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया। आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज दोनों को पराजित किया। ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्राद्यु को पराजित कर अपना सार्थक चक्र युद्ध को कन्नौज के सिंहासन पर बैठा दिया। धर्मपाल के समय ही प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र मुंगेर तक का क्षेत्र कुछ समय के लिए जीत लिया, यानी कि विजित कर लिया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा बौद्ध विहार का निर्माण कराया था, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था और बौद्ध विहार का निर्माण भी इन्होंने किया था। विक्रमशिला महाविद्यालय और विश्वविद्यालय सल्क सिटी के नाम से प्रसिद्ध भागल जिले के शहर में 50 किलोमीटर पूर्व अतिचक गांव में स्थित है। चलिए अगला कहता है सोमपुरा महाविद्यालय बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर गांव का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया था। वर्तमान में यह यूनेस्को की विरासत में शामिल है। कहता है धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापथ स्वामी कहा है धर्मपाल को। ठीक है, अब चलता है देवपाल। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा बहार बनाने हेतु 5 गांव प्रदान किए थे। ठीक है, चलिए महिपाल प्रथम, इसे पाल वंश का पुनः स्थापक का श्रेय दिया जाता है। इसी के समय में राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। बौद्ध भिक्षु अति दीपक्कर ने नेतृत्व में तिब्बत में धूत मंडल भेजा था इसी को। रामपाल की बात करते हैं तो रामपाल इस वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय कैवर्त विद्रोह हुआ था। कनाट वंश, इस वंश का संस्थापक नान्यदेव था, जिसने गंगदेव फिर उसका पुत्र नरसिंह देव का शासक बना। नरसिंह देव के समय ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किया और नालंदा और विक्रमशिला बिहारों को ध्वस्त कर दिया। आज आप लोग का ये प्राचीन बिहार का इतिहास खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपका मध्यकालीन